खान साहब के दौर में हमने ये भी देखा कंस्ट्रक्शन को एक इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया। पहले और अब में फर्क अगर मैं एक लफ्ज में बताऊं तो वो है ट्रस्ट का। अब ट्रस्ट नहीं किया जा रहा कि पाकिस्तान में पैसा हम जहां भेजेंगे वहां पर महफूज है। कोई कारोबार करते हुए ना ईमान यही होना चाहिए कि रजा अल्लाह ताला की। मैं बहुत से डेवलपर्स को जानता हूं जिन्होंने जाए नमाजों पर बैठ के खान साहब को दुआएं दी। हम पाक एजेंस के प्लेटफॉर्म से भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि ये तमाम तर पॉलिसीज के बावजूद, ये तमाम तर टैक्स इशूज के बावजूद हम अपनी बिसात के मुताबिक जो कर सकते हैं, हम लोगों को इंस्टॉलमेंट पर घर भी बना के दे रहे हैं और अपार्टमेंट भी बनाकर दे रहे हैं और उसमें प्राइसेस में राइज नहीं आएगा। पॉलिसीज कुछ भी हों क्योंकि हम पर उम्मीद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस कुंदर। आप देखें हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान सरवर भट्टी साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। रियल एस्टेट के हवाले से काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं और उसी के साथ टीवी प्रोग्राम भी करते हैं। तो बात करते हैं आजकल क्या चल रहा है रियल एस्टेट के अंदर और किस तरफ मामला जा रहे हैं। सर, ये बताएं कि रियल एस्टेट के अंदर क्या चल रहा है। अनस देखें, रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिससे पूरा मुल्क चलता है। यानी अगर मैं यूं कहूं कि जब बैंकिंग ट्रांजैक्शन इसके जरिए होती हैं, बाहर से पैसा आता है, ओवरसीज इन्वेस्ट करता है, फिर पैसों का लेन देन, तो अल्टीमेटली पूरा सर्कल चलता है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज से कुछ अर्सा पहले, यानी 8 से 10 माह पहले, अगर मैं खसूसी तौर पर बात करूं, खसूसी तौर पर अगर मैं नाम लेके बात करूं कि इमरान खान साहब के दौर में एक बूम था रियल एस्टेट का। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि ओवरसीज का एक ट्रस्ट था, एक यकीन था, वो पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहे थे। और ये बात अलल ऐलान है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये हर कोई जानता है, पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी और पाकिस्तान से बाहर मौजूद पाकिस्तानी, कि पाकिस्तान में सरमायाकारी हो रही थी और रियल एस्टेट में बेनिफिट हो रहा था। प्रॉपर्टी बाइंग के बहुत से फायदे लोगों ने उठाए और इससे सिर्फ देखें, रियल एस्टेट सिर्फ प्लॉट्स या मैं यूं कहूं कि लैंड वाला एक सेक्टर नहीं है, ये एक कंस्ट्रक्शन इसमें लिंक करती है और कंस्ट्रक्शन के साथ बेशुमार इंडस्ट्रीज लिंक करती हैं। बल्कि खान साहब के दौर में हमने ये भी देखा कंस्ट्रक्शन को एक इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया। तो आप देखें उसमें मैन पावर है, मजदूर तबका है, उनका कितना भला होता है। मैं खसूसी तौर पर आज आपके प्रोग्राम के जरिए ये बात करना चाहता हूँ कि आप ये देखें, जो बात होती ही नहीं है, रोशन डिजिटल अकाउंट एक बहुत बड़ा काम है। रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए आप देखें ओवरसीज पाकिस्तानी बिला झिझक इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। आप देखिए वहां बैठकर वो अपने घर वालों को गाड़ी लेकर दे सकते थे, फाइनेंस करवा सकते थे, घर फाइनेंस करवा सकते थे, फिर सेम डे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। बहुत बड़ा कदम था, वो इस वक्त रुक गया है। आप देखिए नया पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, बेशुमार ऐसे पाकिस्तानी जो अपनी छत नहीं बना सकते या लमसम उनके पास इतनी पेमेंट नहीं होती, इतनी अमाउंट नहीं होती, तो उनके लिए फ्लैट्स का बंदोबस्त। ये लाहौर में अगर मैं एक जगह की बात करूं तो 36,000 अपार्टमेंट का प्लान था, ठीक है, वो अपार्टमेंट हो गए। फिर घर के कहने का मतलब ये है कि खान साहब के दौर में जबरदस्त काम हो रहा था, तो वो लोग जो कह रहे थे कि इमरान खान साहब नालायक हैं, नाअहल हैं, इन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इसमें कितनी हकीकत है? तो सवाल तो पैदा ये होता है, वो 3.5 साल में क्या चीजें हुई, तो 8 माह में कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना कि हम कोट करें। हम कोई यहाँ पॉलिटिकल पार्टी को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, हम तो एक जनरल बात कर रहे हैं। तो 8 माह में यकीन जानिए कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे थे, वो तो यहाँ से पैसा निकाल के बाहर इन्वेस्ट करने पर मजबूर हो गए, यानी दोबारा से वही दौर शुरू हो गया। तो इस बात में कितनी हकीकत होगी? 8 माह में आप देखें कि किस कदर बुरे हालात हो गए हैं। रियल एस्टेट तबका, मैं आपको अगर बताऊं, जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, बेतहाशा तो मिलियंस की तादाद में प्रॉपर्टी को डील किया जाता है पाकिस्तान में, उनका तो कारोबार ही बैठ गया। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं वो आपको कोट करने लगा हूं कि एक डेवलपर के साथ मैं जाती तौर पर एक हाउसिंग स्कीम विजिट कर रहा था। यकीन जाने कि मेरे होश उड़ गए जब उसने गाड़ी रोकी एक बैंक के आगे, खान साहब के दौर की बात कर रहा हूं, और मैंने उससे पूछा, भाईजान किधर जा रहे हैं? मतलब 4 गाड़ियां आगे हैं, 4 गाड़ियां पीछे, हम साइड पर जा रहे हैं, बैंक जा रहे हैं, बाद में चले जाना। वो कहता है यार 15 मिनट रह गए ब्रांच बंद होने में, मैंने मेरी टैक्स जो है ना रिटर्न, उसके वाले से कुछ मामला चल रहा है, मैंने टैक्स वो जमा करवाना है। अब यकीन जाने उस दिन खुशी भी बहुत हुई कि यार हमारे वो लोग जिनको परवाह नहीं होती थी टैक्स की पहले, वो जिम्मेदार हो गए और खुशी से देना चाहते हैं टैक्स, क्योंकि यकीन था। सच बात करूं तो अफसोस इसलिए भी है कि लोगों की जो बाइंग पावर है वो खत्म हो गई है, क्योंकि या तो घर का चूल्हा जला लें, ठीक है, या तो बच्चों को खाना खिला लें, या फिर वो प्रॉपर्टी खरीद लें। अब बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं जब नया पाकिस्तान का जिक्र करता हूं उसमें तकलीफ इसलिए भी होती है कि बहुत से लोगों को उम्मीद की किरण नजर आई थी और आपने देखा चंद शहरों में नया पाकिस्तान का प्रोजेक्ट शुरू भी किया गया था, तो लोगों को ये लगने लगा कि हमारी अपनी छत बन जाएगी, अपने अपार्टमेंट्स बन जाएंगे, या एक रहने के लिए बाइज़्ज़त जिंदगी एक इंसान तस्वुर जो करता है, वो बिल्कुल ही खत्म हो गया मामला। क्योंकि अब तो ऐसा कोई तस्वुर, यार अब ऐसा कोई नया प्रोजेक्ट हमें 8 माह में नजर नहीं आया। हमें प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ते हुए ही नजर आए, हमें ओवरसीज यहाँ से जाते हुए नजर आए, हमें ओवरसीज की सरमायाकारी भी यहाँ से जाती हुई नजर आई। सबसे इंपॉर्टेंट कि जो टैक्सेस की जब हम बात करते हैं, अब देखिए जब ओवरसीज पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो थ्रू बैंक चैनल आता है, यानी बैंकों में भी पैसा आता है ना, तो पाकिस्तान की अल्टीमेटली सरमायाकारी हिट हो गई है। मैं अभी एक न्यूज सुन रहा था, उसमें मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि अगले महीने पाकिस्तान
पाकिस्तान में 1 अरब डॉलर मजीद पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो कम हो जाएंगे, यानी गालिबन 5 से 4 हजार जो है अरब वो हमारा हो जाए, सॉरी 4 अरब डॉलर रह जाएगा। तो आप देखें कि पाकिस्तान के रिजर्व्स तो नीचे जाते जा रहे हैं, कर्जा बढ़ता जा रहा है, और इसमें बहुत बड़ा रोल मैं इनफैक्ट आपके प्रोग्राम के जरिए हुकूमत को भी मैसेज देना चाहूंगा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को ट्रस्ट चाहिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कोई ऐसी पॉलिसी लाएं जो अल्टीमेटली मुझे कहना पड़ेगा कि आज से पिछले दौर में थी, क्योंकि उसमें इज्जत दी गई ओवरसीज को। आप ये देखें ओवरसीज को जब इज्जत दी जाती है ना तो वो सरमाया पाकिस्तान का। एक सवाल करना चाहूंगा, चंद रोज कबल पीडीएम की जो क़यादत है उन्होंने ये बयान दिया कि हमने पाकिस्तान को माशी बदहाली से बचाया है। आप कह रहे हैं कि हम मुसलसल खराबी की तरफ जा रहे हैं। मेरे नजदीक तो ये बात एडमिट ही नहीं कर सकता। उसकी बहुत बड़ी वजह है क्योंकि मैं रियल सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, तो रियल सेक्टर में तो आप मुझसे हटकर आप किसी मार्केट में चले जाएं, किसी प्रॉपर्टी मार्केट में चले जाएं, आपको कोई एक बंदा भी, इनफैक्ट अगर कोई सपोर्टर भी होगा ना और कोई वोटर भी होगा, वो भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि 8 माह में बदहाली आई है और हर सेक्टर में ही आई है। और रियल एस्टेट का तो आप देखेंगे बेचारे दुकानें खोल के खाली बैठे हैं। अब एक बंदे का प्रॉपर्टी का कारोबार खत्म होता है तो वो सिर्फ एक बंदे का नहीं होता, उससे मुंसलिक कितने उसका स्टाफ मेंबर्स हैं, फिर स्टाफ मेंबर्स की फैमिलीज हैं, फिर इससे हटकर आप देखें कि वो जो प्रोजेक्ट के साथ लिंक्ड है, वो डेवलपर है, उसके साथ बेतहाशा लोग लिंक्ड हैं, फिर मैन पावर, मजदूर, और फिर ये सीमेंट की इंडस्ट्री हो गई, ईंटों की इंडस्ट्री, यानी ये सारा कुछ लिंक्ड है आपस में। बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि हमें ओवरसीज का जब पैसा पाकिस्तान में आएगा तो मुल्क स्टेबल होगा, इकोनॉमी स्टेबल होगी, बैंकों में पैसा कैसे यकीन करेगा? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है, फर्क क्या है और यकीन कैसे करेगा। देखिए फर्क पहले और अब में वो तो वाज़ेह है। पहले और अब में फर्क अगर मैं एक लफ्ज में बताऊं तो वो है ट्रस्ट का। अब ट्रस्ट नहीं किया जा रहा कि पाकिस्तान में पैसा हम जहां भेजेंगे वहां पर महफूज है। खान साहब के दौर में अच्छा कहा जाता था हरे पासपोर्ट की इज्जत होगी। मैं हमेशा से कहता हूं हरे पासपोर्ट की इज्जत क्या दिखाने से थोड़ी हो जाएगी, कैरेक्टर से होती है, आपकी क्रेडिबिलिटी से होती है। आप जब अपनी जुबान पर और अपनी गैरत पर खड़े रहते हैं ना तो इससे इज्जत बढ़ती है। आपके कहने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब की वजह से रिस्पेक्ट बढ़ रही है? ये मैं बिल्कुल यकीन से कहता हूँ, और सिर्फ मैं नहीं कहता, आप ओवरसीज पाकिस्तानियों से पूछ लें, क्योंकि आज का मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। वो मुझे वो शख्स बात करते हुए रो पड़ा, और वो इस वजह से रो पड़ा कि यार रिजवान भाई हमने इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा किया पाकिस्तान में, लेकिन अभी जो नजर आ रहा है ना, हमें तो बूम नजर आ रहा था, ये पिछले 6-8 माह में तबाही हो गई है। आप कौन सा प्रोजेक्ट लेकर चल रहे थे, उसमें क्या चीजें सामने आई हैं? देखिए अनस, इसमें ये है कि हमारे पास 4 से 5 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम देख रहे थे, और उनमें घरों के प्रोजेक्ट्स भी हैं। अब घरों के हवाले से तो ज्यादा मुश्किल इसलिए आती है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। एक आम आदमी ने किस्तों पर घर लिया हुआ है, ठीक है। अब हमारी कोशिश क्या होती है, कहने का मतलब ये है कि आपके भी नहीं बिक रहे? नहीं बिक रहे तो सिर्फ मेरा ये हाल नहीं है, मैं ये नहीं कि मेरे बिक नहीं रहे तो मैं रो रहा हूँ, ये सबका ही हाल है। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेचारे फिर भी अपनी जमा पूंजी और अपना गोल्ड तक बेचने पे लोग मजबूर हो गए कि यार अपनी प्रॉपर्टी बना लें, आने वाले वक्त में पता नहीं क्या होने जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा एक राइज आ रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा आगे देखें हम पाक एजेंस के प्लेटफॉर्म से भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि ये तमाम तर पॉलिसीज के बावजूद, ये तमाम तर टैक्स इश्यूज के बावजूद हम अपनी बिसात के मुताबिक जो कर सकते हैं, हम लोगों को इंस्टॉलमेंट पर घर भी बना के दे रहे हैं और अपार्टमेंट भी बनाकर दे रहे हैं, और उसमें प्राइसेस में राइज नहीं आएगा, पॉलिसीज कुछ भी हो, क्योंकि हम पर उम्मीद है। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, तो लोग तो घबराए हुए हैं, पैसे निकाल नहीं रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वही पैसों में आपको ये सारा दिया जाए। देखिए ना, प्राइस में कोई भी कारोबार इंसान करे ना, तो मेरा ईमान भी ये है और हम लोगों से कहते भी यही है, मैं अपने लोगों से भी ये कहता हूँ कि तवक्कल सिर्फ अल्लाह पे रखना चाहिए, और कोई कारोबार करते हुए भी ना ईमान यही होना चाहिए कि रज़ा अल्लाह ताला की, ठीक है। जब अल्लाह की रज़ा के लिए आप काम कर रहे होते हैं ना, तो रास्ते आपके बन जाते हैं, दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं, फिर रोशनी ही है। तो हम पुरुमीद हैं, पाकिस्तानी कौम है ही ऐसी, तो वो पुरुमीद रहती है, टैलेंटेड कौम है, जान लड़ाने वाली कौम है, मेहनती कौम है। बाहर के मुल्क में जाके आप ओवरसीज को देखें यार, यकीन करें 12-12, 14-14 घंटे नॉर्मल काम करते हैं, वो पाकिस्तान में करना चाहते हैं। सर ये बताएं कि बेहतरी किस तरह आएगी? बेहतरी इस तरह आएगी कि सबसे पहले जो ये इसे डिमांड समझ लें, इसे रिक्वेस्ट समझ लें, हमें जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसको उठाना पड़ेगा, ठीक है। ओवरसीज के लिए जो उनको फैसिलिटेट करने के लिए जो प्रोग्राम्स थे उनको बहाल करना पड़ेगा और फौरी तौर पर करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, हुकूमत लेवल पर जो घरों के मंसूबे हैं इनको चलने दें। और इसके अलावा अनस, खास तौर पर जो बात नहीं की जाती एमनेस्टी स्कीम की, क्योंकि एमनेस्टी स्कीम के जरिए हमने देखा कि बहुत से हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं मगर उनको अप्रूवल नहीं मिला करते थे, या फिर उनके पास इतना सरमाया नहीं होता था कि वो इतना काम कर सकें अपनी साइड पर या अप्रूवल ले सकें। उनको खान साहब के दौर में एमनेस्टी स्कीम के जरिए अप्रूवल्स मिले, और हमने देखा, मैं बहुत से डेवलपर्स को जानता हूं जिन्होंने जाए नमाजों पर बैठ के खान साहब को दुआएं दी इस वजह से, चूंकि उनको, और वो बराह रास्त पब्लिकली ये कहते थे हमें वन विंडो ऑपरेशन का तो मतलब ही अब समझ आया कि हमें दूसरे दरवाजे पर नहीं जाना पड़ा। तो ये देखिए, इज्जत नफ्स किसी अमीर आदमी की या किसी गरीब आदमी की जब हर्ट नहीं ना करते तो अल्लाह पाक आपके लिए बहुत से आसानियां कर देते हैं। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है, इन्होंने ब्रीफली बताया कि आज से 8 माह पहले क्या हालात थे और अब क्या हालात पैदा हो चुके हैं। इनका ये कहना है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उसको यकीन दिलवाना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान में अगर सरमायाकारी करता है तो वो महफूज है। तो इनका ये कहना है कि इन हालात से निकलने के लिए इलेक्शन बड़े ज़रूरी हैं। तो नाज़रीन, देखते हैं बोल न्यूज़। अल्लाह हाफिज़। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज़ के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने
रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।